लेकिन आज के टाइम पे भी लोग शेयर मार्केट में 3% लोग हैं जो अभी रिपोर्ट आई है कि जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इतने मतलब आज शेयर से इतने अच्छी मार्केट जा रही है, इंडिया मार्केट बहुत अच्छी जा रही है, तो फिर लोगों को रिस्क लगता है क्या? अवेयरनेस नहीं है क्या? देखिए 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का निर्माण हुआ था, 1875 में। ठीक है। 2019 आते आते यानी कि मोर देन 100 इयर्स ना, 75 to 1975 हो गया, और उसके बाद 25 और जोड़ लीजिए तो 125 हो गया। 144 इयर्स में 3 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे जी। ठीक है। और 2019 से 24 आज 10 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं। तो 144 इयर्स में 3 करोड़ और 7 करोड़ जुड़ गए अगले 5 साल में। यानी आप सोचिए 400 साल का काम जो है वो इन 5 सालों में हुआ है। तो पहले जो था ना, स्टॉक मार्केट बहुत ओपेक थी, स्कैम्स का नाम सुनते रहते, पूरा टाइम स्कैम्स होते रहते, बिल्कुल वॉलेटाइल थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर निर्भर रहती थी। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कहा मैं जा रहा हूं तुम्हें छोड़ के, तो हमारी मार्केट्स क्रैश कर जाती। पर है ना, जैसे हमारा देश आत्मनिर्भर हो गया वैसे हमारी स्टॉक मार्केट भी आत्मनिर्भर हो गई है। आज आप मानेंगे नहीं कि SIPs के माध्यम से इंडियन स्टॉक मार्केट में महीने का इक्विटी मार्केट बता रहा हूं, डेट नहीं, इक्विटी, प्योर इक्विटी 23,000 करोड़ रुपए आता है, जो कि FII के इन्फ्लो से भी ज्यादा है। आज FII बाय बाय बोलता है तो हमारा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमें बचाने आ जाता है कि तुम्हें जाना है जाओ, हमें कोई परवाह नहीं, वी डोंट नीड यू। अब ये 23,000 करोड़ है, ये आगे जाके 50,000 करोड़ भी हो जाएगा 5-7 साल बाद, क्योंकि एक छोटे निवेशक के पास विकल्प ही नहीं है और कुछ करने का। पहले वो रियल एस्टेट कम प्राइस पे मिल जाता था, अब कहीं भी चले जाओ, नोएडा में कहीं चले जाओ, कोई भी एक ठीक ठाक जगह पे चले जाओ, 2-3 करोड़ से नीचे का घर ही नहीं है। अब 2-3 करोड़ का घर लेने के लिए आदमी को 50-60 लाख रुपए की डाउन पेमेंट चाहिए, उसके बाद किस्त भरने की कैपेबिलिटी चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर समझिए कोई 2 करोड़ का है तो आप डिवाइड बाय 5 कर लीजिए, उतनी आपकी इनकम होनी चाहिए। कोई घर अगर 2 करोड़ का है या कितने भी अमाउंट का है तो डिवाइड बाय 5, उतनी आपकी सालाना इनकम होनी चाहिए, तब आप उस घर के बारे में सोचो। 2 करोड़ का घर है तो 40 लाख रुपए। यस, और ये मेरा रूल नहीं है, ये हमारे देश में जो हाउसिंग के भीष्म पितामह रहे हैं, श्री दीपक पारेख जी, जो HDFC के लिमिटेड के लंबे समय तक चेयरमैन रहे, उसके फाउंडर ही थे, उनका रूल है कि आप 4 या 5 बार, ज्यादा से ज्यादा अपनी सालाना तनख्वाह का 4 से 5 बार का ही घर ले सकते हैं। अब औसतन अर्पण जी हमारे देश में 90% लोगों की सालाना तनख्वाह 3 लाख रुपए से नीचे है, तो 3 लाख रुपए वाले को मतलब 15 लाख से ऊपर का घर ले नहीं सकता। अब बताओ 15 लाख में घर कहाँ मिलता है? 15 लाख में कोई घर नहीं। तो उसके लिए क्या विकल्प बेचारे के लिए? वो 1,000 रुपए बचा सकता है, 2,000 रुपए बचा सकता है, वो रेंट पे, वो रिस्क नहीं ले सकता। तो वो क्या करेगा? वो SIP में पैसा डाल दे, म्यूचुअल फंड्स में डाल दे, तो एटलीस्ट उसको पार्टिसिपेट तो करने मिला। भाई समझिए आप कोई एक व्यक्ति है, उसके पास 2,000 रुपए है, ठीक है, उसका बड़ा मन है, उसको लगता है भाई रिलायंस ऊपर जाएगा, इन्फोसिस ऊपर जाएगा, TCS ऊपर जाएगा आगे जाके, ऐसा उसको लगता है। अब रिलायंस का एक शेयर 3,000 का है, TCS का एक शेयर 4,000 का है, 4-4,500 का है, और इन्फोसिस का एक शेयर 2,000 का है, कुल मिला के 9-9,500 रुपए हो गए। अब जिसके पास 2,000 है वो 9-9,500 के शेयर कैसे खरीदेगा? सही बात है। तो वो 5 दोस्तों को जोड़ के भी अगर खरीद ले तो भी उसको जितना उसका इन्वेस्टमेंट था उस प्रपोर्शन में तो गेन मिल जाएगा। यही म्यूचुअल फंड है कि सारे दोस्त यार इकट्ठे हो गए हैं, हम एक दूसरे को जानते नहीं है पर दोस्त यार इकट्ठे हो चुके हैं और अब वो पैसा डाल रहे हैं। लेकिन अभी सर मैंने देखा है कहीं जैसे ओल्ड एज हैं, 60+ लोग हैं, वो अभी भी FD को प्रेफर करते हैं। वो सोचते हैं म्यूचुअल फंड में रिस्क है, वो ऐड में भी आता है लास्ट में कि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर। तो अभी भी काफी लोगों ने, मेरी जानकारी में भी काफी लोगों ने FD को ही वो मानते हैं कि एक फिक्स है 6-7% मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड में पता नहीं है कुछ भी कैसे वो रहेगा, इसमें आप क्या कहेंगे? 70% हमारी हाउस होल्ड सेविंग्स आज भी रियल एस्टेट में 70%। बचा हुआ जो 30% है उसमें से अगला जो सबसे बड़ा नंबर आता है वो आता है FD का, और फिर आता है गोल्ड का, फिर आता है स्टॉक्स का। स्टॉक्स का जो है वो आपने सही नंबर दिया था 3 से 4% के आसपास ही, उससे ज्यादा। तो हाउस होल्ड सेविंग्स में आज भी रियल एस्टेट सबसे बड़ा पोर्शन है, क्योंकि पुराने जमाने की जमीनें थी, उनकी वैल्यू बढ़ गई। तो वो अब किसी ने जमीन ली थी 2 लाख रुपए में, वो बन गई 2 करोड़ की। अब हाउस होल्ड सेविंग उतनी तेजी से नहीं बढ़ी, बिल्कुल ठीक है, तो हाउस होल्ड सेविंग उसकी थी 2.5 करोड़ की बनी, बाकी सब 50 लाख रह गया। तो इस करके रियल एस्टेट आज भी एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन बनता है हमारे हाउस होल्ड सेविंग्स में। अब जो FD है FD आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है। देखिए कोई भी जो व्यक्ति होता है जो ओल्ड हो जाता है उसको ना वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए। स्टॉक मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल, वो कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है, कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है। तो रोजमर्रा के जीवन में वॉलेटिलिटी लोगों से हैंडल नहीं होती, और क्योंकि वो हैंडल नहीं होती इसलिए वो कहते हैं यार हमारे पास ठीक ठाक पैसा है, हमें तो महीने का वही 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख 50,000 जो चाहिए वो चाहिए, तो हम अपना पैसा FD में डाल देते हैं। पर FD में आपको पूरा पैसा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि FD आपको आपके इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाती। तो इसीलिए आपको कुछ पैसा जो आपको चाहिए जब आपके लिए कोई इमरजेंसी हो, वही पैसा FD में रखना चाहिए।
नहीं तो और पैसे एफडी में नहीं रखना चाहिए। जैसे मेरी एज 36 है, 60 के आसपास में जो है कि मैं रिटायर हो जाऊँ और कुछ कम से कम नहीं तो 60-70 करोड़ के आसपास की मेरे पास सेविंग हो, ठीक है, तो मुझे आज के टाइम पे कितनी एसआईपी करनी चाहिए? देखिए अप्रोक्सीमेटली अगर आप 24 ईयर्स में रिटायर होना चाहते हो आज से, या 20 साल में, आज से 20 साल में मान लीजिए 20 साल में रिटायर होना चाहते हो और कहते हो 60 करोड़ चाहिए, तो आपका मिनिमम 6 लाख रुपए का महीने का एसआईपी होना चाहिए। 6 लाख रुपए महीने? हाँ, 6 लाख का। अब हो सकता है कि मार्केट्स अच्छी गई तो आपको 20 साल की जगह 18 साल में वो नंबर मिल जाएगा, मार्केट थोड़ी खराब गई तो 20 की जगह 22 में मिल जाएगा। और अगर इसको आप इक्विटी में गए तो कौन से शेयर पे इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए शेयर्स में तो मैं डायरेक्टली इन्वेस्ट करता ही नहीं, ओके, मेरा नियम है। अच्छा, आपने कोई कभी भी शेयर में इन्वेस्ट नहीं किया? मैं पहले करता था। देखिए क्या है कि जब मैं छोटा था 23 का, जब मैंने पास आउट किया तो मैंने एक बुक पढ़ी वॉरेन बुफे की। ओके, तो सॉरी मतलब बोलना, उस टाइम यंग थे, ब्लड गर्म था, तो नहीं बुड्ढा पागल हो गया है, इसकी तरह चले तो जीवन भर अमीर नहीं हो पाएंगे, ठीक है, तो हमें तो स्टॉक पकड़नी आती है, हम तो ऑप्शंस खेलेंगे, मैं ना ट्रेडिंग से पैसा कमाऊंगा और उसको लॉन्ग टर्म में डालूंगा, पूरी स्ट्रैटेजी बनाई हुई थी। ठीक है, 2 साल में सब कुछ ध्वस्त हो गया। अच्छा, पैसे हार गए, 2-3 लाख रुपए नीचे हो गए, तनख्वाह छोटी थी उस टाइम, बहुत ज्यादा नहीं थी। तो बाद में आके उसी बुक को थैंक यू सॉरी बोला कि सर आप ही हो असली गुरु, आपने जो जो बोला था वही हुआ हमारे साथ। ठीक है, उसके बाद से फिर हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्हीं को सुना, उन्हीं को पढ़ा, उन्हीं के साथ फिर आपने एसआईपी शुरू कर दी? बस एसआईपी तब से। कब से एसआईपी कर रहे हैं आप? 2008 से। 2008 से कर रहा था, 2013 तक करी, फिर छोड़ी, फिर 2015 से वापस स्टार्ट कर दी। आज 9 साल 10 साल हो गए मेरे को एसआईपी करते करते, और मेरी सारी वेल्थ सिर्फ उसी से बनी। और मजेदार बात यह है कि कई म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिसमें पहले 3-4 साल में 0 रिटर्न्स रहे। अच्छा, डालते गए 1 रुपए का रिटर्न। तो आपको हुआ नहीं 1 साल बाद की रुक जाता हूँ अब? हमारे गुरुजी की बात सुन ली ना, वॉरेन बुफे की सारी बातें सुन लो तो आपके ये सब डर, फियर, मतलब आपने पेशेंस रखी? पेशेंस इज द गेम। स्टॉक मार्केट में ओवरनाइट वेल्थ बिल्ड नहीं होती, वेल्थ ओवरनाइट बिल्ड हो सकती है आपके खुद के व्यवसाय में, जॉब में, बिजनेस में, फ्रीलांसिंग में। आज अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी 25,000 तनख्वाह है, वो अगले साल 50,000 हो सकती है अगर आपने अच्छी स्किल पा ली, अच्छा शिफ्ट ले लिया। आपका बिजनेस आज समझो 1 करोड़ रुपए साल का प्रॉफिट कर रहा है तो वो अगले साल 5 करोड़ भी कर सकता है। पर स्टॉक्स में ये सब नहीं हो सकता। ये स्टॉक्स में आपको वही 12 से 14% सालाना रिटर्न लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा। हाँ, ऐसे बीच में पीरियड्स आएंगे जब आपका पैसा डबल भी होगा 2 साल में, पर ऐसे एक्सटेंडेड पीरियड्स आएंगे जब आपको रिटर्न्स मिलेंगे।